नमस्कार फ्रेंड्स, एडुशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियोज में हम लोग आस्था आईएएस के टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। ये कि 68 बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं आस्था आईएएस बीपीएससी के लिए कितना प्रभावी है। फ्रेंड्स, इसमें विशेषता ये है कि इसके सारे ऑप्शंस की जितनी संभावित व्याख्या हो सकती है उतनी की गई है बहुत ही कम टाइम में, ताकि आपका टाइम भी बचे और मैक्सिमम चीज़ें आप तक पहुंच जाएं। फ्रेंड्स, ये इनिशिएट एक टेस्ट के रूप में आपको दिया जा रहा है। आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाए, और यह भी बताइएगा कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अगर कोई आवश्यकता है इंप्रूवमेंट की तो उसे आप जरूर बताइएगा। आप सबका स्वागत है। हमारा ध्येय यह है कि हम सर्वोत्तम के साथ आपके पास आए, ताकि आप उससे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2040 तक। और भारत सरकार ने 2070 तक रखा है। ठीक है, बिहार सरकार ने 2040 तक और भारत सरकार ने 2070 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति स्वामित्व योजना का शुभारंभ बिहार ने किस तिथि को किया है? तो इसका आंसर ए सही होगा, 24 अप्रैल 2020 को संपत्ति स्वामित्व योजना का शुभारंभ बिहार ने किया है। अगला प्रश्न है, प्यार का पौधा किस राज्य सरकार की पहल है? तो प्यार का पौधा बिहार की पहल है। किसकी? बिहार। ऑप्शन बी सही होगा, बिहार की पहल है। नेक्स्ट है, ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो ये पंचायती राज विभाग द्वारा ई पोर्टल जारी किया गया है। इसमें देखेंगे कि ई निश्चय पोर्टल जो है ये हर घर नल जल व गली नाली पक्कीकरण जो योजना चल रही है उसकी शिकायत के लिए है। उसमें संबंधित आप जो भी शिकायत है आप ई निश्चय पोर्टल में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान क्या है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान 19वां है। कितना है? 19वां। बिहार का स्थान 19वां है। और ओवरऑल स्टेट में देखें तो गुजरात का जो है वो प्रथम स्थान है। गुजरात प्रथम स्थान पे है। और यूटीज में अगर देख लें, संघ शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली का प्रथम स्थान है इसमें। और ये जारी कौन करता है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा ये जारी की जाती है। अगला है, बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? तो इसमें इन चारों राष्ट्रीय राजमार्गों को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहां बनाया गया है? तो बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अररिया में बनाया गया है, जानते ही हैं आप। और अगर गया में देख लें तो गया में रीजनल साइंस सेंटर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रीजनल साइंस सेंटर। और एक और फैक्ट इससे जुड़ सकता है कि 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार का सबसे स्वच्छ जिला जो है गया बना था। पटना को देख लें तो पटना पहला इस्कॉन मंदिर यहां पे बन रहा है। ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला इस्कॉन मंदिर पटना में बन रहा है। और पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम चंपारण की, तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बना है, जो कि 14वां टाइगर रिजर्व है। अगला देखेंगे, पटना प्रमंडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत अरवल नहीं आता है। पटना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो 3 यही दिख रहे हैं, नालंदा, बक्सर, भोजपुर। नालंदा, बक्सर, भोजपुर और चौथा पटना, 5वां कैमूर और 6वां रोहतास। ये 6 जिले जो हैं पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और जो ये अरवल प्रमंडल है ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं। ध्यान रखिएगा, पटना प्रमंडल में 6 जिले और मगध प्रमंडल में 5 जिले आते हैं। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है। वो कहां से किया है? तो ये इन्होंने हर घर गंगा जल योजना का शुभारंभ जो है वो राजगीर से किया है। कहां से किया है? ऑप्शन सी, राजगीर से किया है। और देखें कि पटना में, तो पटना में
हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट का शुभारंभ किया गया है। किसका? पटना में हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट का शुभारंभ किया गया है। नवादा में देखें तो नवादा के मंडल कारा को प्रथम ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र दिया गया है। क्या दिया गया है? नवादा के मंडल कारा को प्रथम ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र दिया गया है। वहीं रोहतास की बात करें अगर, तो रोहतास जो है वो पहला यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क बना है। तो रोहतास में पहला बटरफ्लाई पार्क बना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ISFR 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनाच्छादन था? तो ये कैमूर में था। तो ध्यान रखिएगा कि अगर वो क्षेत्रफल के अनुसार पूछे या फिर प्रतिशतता के अनुसार पूछे और सर्वाधिक पूछे, तो चाहे क्षेत्रफल हो या प्रतिशतता हो, दोनों में कैमूर प्रथम स्थान पे आएगा। और दूसरे स्थान पे पश्चिमी चंपारण है। वनावरण के जो है संबंध में पहले में कैमूर है, दूसरे में पश्चिमी चंपारण है और तीसरे स्थान पे रोहतास आता है। ध्यान रखिएगा। और कुछ और फैक्ट जान लीजिए इसमें कि सबसे कम वनावरण जो है वो शेखपुरा में है। कहां पे है? शेखपुरा में सबसे कम वनावरण है। और सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है वनों में? तो बिहार में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो बांका में हुई है। कहां पे? बांका में। नेक्स्ट है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो भीम बांध मुंगेर में है, जानते ही हैं आप। ऑप्शन ए मुंगेर में है भीम बांध। गया में क्या है? गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। ध्यान रखिएगा, भीम बांध मुंगेर में और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है। और दूसरी तरफ देखें तो दरभंगा में जो है यहाँ पे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? दरभंगा में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। पूर्वी चंपारण में देख लें तो पूर्वी चंपारण में पिपरा कोठी में पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया। ध्यान रखिएगा, पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण ये जो है नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो अब देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कौन कौन से करते हैं? तो उस जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले जो हैं वो कुल मिला के 8 हैं। कौन कौन से हैं? तो ऊपर से देख लिए, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बाद गोपालगंज, फिर उसके बाद सिवान सारण, फिर बक्सर, भोजपुर और फिर कैमूर और रोहतास। ये जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। कुल जिलों की संख्या 8 है। अब देखेंगे पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो ये है सेवक राम। ऑप्शन ए सेवक राम। नेक्स्ट देखेंगे पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आया था? तो पीटर मुंडी जो है वो शाहजहां के समय में आया था। कब आया था? तो 1630 से 32 के बीच में आया था। जहांगीर के समय में कौन आया? तो जहांगीर के समय में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में। और अकबर के समय में कौन आया? तो अकबर के समय में रॉल्फ फिंच आया था। कौन आया था? और रॉल्फ फिंच। और ये प्रथम अंग्रेज था जो कि आया था अकबर के समय में। और कब आया था? 1585 में आया था। औरंगजेब के समय जो है वो निकोलो मनुची आया था। निकोलो मनुची। अब देखेंगे कैमूर का पठार का भाग कौन सा है? तो कैमूर के पठार का भाग जो है वो कैमूर का पठार जो है वो विंध्यन क्षेत्र का भाग है। किसका? विंध्यन क्षेत्र का भाग है कैमूर का पठार। और ये सतपुड़ा क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? तो ये एमपी में है। मुख्यतः इसका विस्तार जो है एमपी में है। धारवाड़ क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? मुख्यतः कर्नाटक के क्षेत्र में धारवाड़ क्षेत्र का विस्तार है। अब छोटा नागपुर देखें तो छोटा नागपुर जो है वो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, जस्ट मिनट। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कानून का दर्जा कब दिया गया?
तो ये 1964 में दिया गया था। कब, सॉरी 62 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1962 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कानून का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने किया था। श्री कृष्ण के बारे में देख लें तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम कांग्रेसी पीएम थे। बिहार के प्रथम कांग्रेसी पीएम थे श्री कृष्ण सिंह। और राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी असहयोग आंदोलन में अपनी चलती हुई वकालत छोड़ने वाले प्रथम वकील थे। प्रथम वकील नहीं, ये कह दीजिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी एकदम चलती हुई वकालत को इन्होंने छोड़ी थी। राजेंद्र प्रसाद थे वो। अनुग्रह नारायण के बारे में ऐसा फैक्ट, अनुग्रह नारायण जो है वो पहले बिहार के पहले जो है उप मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखिएगा, जो है पहले उप मुख्यमंत्री जो थे वो अनुग्रह नारायण थे। चलिए अगला देखेंगे, बिहार बजट 2022-23 में 7 निश्चय 2 के लिए किस राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो ये 4.82% रहा, 4.82%। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर बिहार में के 7 निश्चय 2 के कार्यक्रम स्वच्छ ग्राम समृद्ध ग्राम का एक घटक निम्न में से कौन सा नहीं है? उसकी हमें पहचान करनी है। तो इसका ऑप्शन डी ये नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं उसको आप देख लीजिए। सभी गांवों में सोलर और स्ट्रीट लाइट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास, ये तीनों जो है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के कार्यक्रम स्वच्छ ग्राम समृद्ध ग्राम के एक घटक में सम्मिलित हैं। और कौन सा नहीं है? तो ये डी वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। जस्ट मिनट। पीतल निम्न का मिश्र धातु है। तो पीतल जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो अणु में फोटॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, जानते ही हैं आप। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है, कहां होती है? तो कोशिकीय श्वसन क्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। कोशिकीय श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिकीय द्रव्य दोनों में होती है, ध्यान रखिएगा। और ये जो कोशिका द्रव्य है इसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। और जो हरित लवक है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण संबंधित समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। और केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। अब प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो ये बैगनी रंग है। कौन सा रंग? बैगनी रंग जो कि प्रिज्म से गुजरेगा तो सर्वाधिक विचलन प्रदर्शित करता है। और देखें तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सर्वाधिक होता है, या यूं कहिए सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है और सबसे छोटी बैगनी रंग की। हरा रंग जो आंखों के लिए सबसे सुग्राही है, ध्यान रखिएगा, मनुष्य की आंखों के लिए हरा रंग सबसे सुग्राही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो मायोपिया जो है वो नेत्र से संबंधित दोष है और इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए, मायोपिया नेत्र से संबंधित है और इस रोग का उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला पूछ रहा है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी, एमाइलेज पाया जाता है। अब देखेंगे लाइसीन, ये लाइसीन किस में पाया जाता है? तो अंडे की जो सफेद वाली चमड़ी होती है, मतलब जिसको अंडे की जर्दी बोलते हैं, अंडे की जर्दी में लाइसीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नाभिकीय विखंडन के दौरान नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अवक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने
के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन कौन से हैं? तो ये बोरान और कैडमियम है, ध्यान रखिएगा, बोरान और कैडमियम। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो सिंपल है, कीट मतलब मच्छर, मच्छर मतलब डेंगू, डेंगू के काटने से मच्छर के काटने से डेंगू होता है, तो कीट से काटने से डेंगू होगा। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। चलिए, लौंग होता है, क्या होता है? तो ये सूखे फूल है लौंग, लौंग क्या है? सूखे फूल है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो हम सदिश राशि देख लेते हैं। तो ये इसमें सदिश राशि जो है वो कौन सी है? वो है वेग। कौन सी? वेग। बाकी द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ये तीनों ही अदिश राशियां हैं। कौन सी? अदिश राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। वेग जो है सदिश राशि है, और विस्थापन, बल, त्वरण, ये भी सदिश राशियां हैं। कौन कौन सी? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये जो है वो सदिश राशियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। पेडोलॉजी का अध्ययन, एक सेकेंड, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं, या मृदाओं का अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी में। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, पिंड का भार, तो इनमें से कौन सा सही है देखना है। तो पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम हो जाता है, बिल्कुल सही है। और ये देखिए इसमें लिखा है अधिकतम नहीं, विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, न्यूनतम विषुवत रेखा पर और अधिकतम ध्रुवों पर हो जाता है। नेक्स्ट है, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, तो किसका है ये? तो ये बाजरा का है। किसका? बाजरा का। ऑप्शन डी, सफेद कीट जो है वो बाजरा का महत्वपूर्ण जो है कवक रोग है। अब देखिए, सर्टीली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? तो सर्टीली कोशिकाएं जो होती हैं वो वृषण में पाई जाती हैं, वृषण में, टेस्टिस में, जिसे जो है सर्टीली कोशिकाएं कहते हैं, सर्टीली कोशिकाएं वृषण, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मापक है, न कि समय का। तो प्रकाश वर्ष यही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह दूरी का मापक है और यहां पे समय लिखा हुआ है। बाकी देख लीजिए, नॉट जो है वो जहाज के चाल की माप करती है, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील जो है वो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, ये भी सही है। और एंगस्ट्रॉम जो है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है, यह भी बिल्कुल सही है। अब अगला देखेंगे, सोनार में हम प्रयोग करते हैं। तो सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? तो सोनार में जो है वो उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। किसका? पराश्रव्य तरंगों का सोनार में उपयोग किया जाता है। और सोनार का यूज क्या है? तो जब समुद्र में कोई वस्तु डूब जाती है तो उसका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, MRSAM मिसाइल, MRSAM मिसाइल भारत ने किस देश के सहयोग से निर्मित की है? तो भारत ने जो है वो इजराइल के सहयोग से MRSAM मिसाइल विकसित की है। अब रूस के सहयोग से क्या किया है? तो रूस के साथ जो है भारत ने AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए समझौता की है। किसके साथ? रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल्स खरीदने के लिए समझौता हाल ही में किया है। जर्मनी के साथ जो है उसने, भारत ने कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन के लिए तकनीकी सहयोग पर समझौता किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें, तो 3D प्रिंटिंग का निम्नलिखित में से किसमें अनुप्रयोग है? तो 3D प्रिंटिंग का उपयोग तो हर जगह है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां इसका उपयोग ना हो। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। बायोनिक कानों का निर्माण, मोटर वाहन उद्योग, पुनर्निर्माण सर्जरी और डाटा प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी, सब में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है। जस्ट मिनट। हाल ही में चर्चा में रहा LVM-3 क्या है? तो LVM-3 जो है वो इसरो का एक मिशन था, जो कि इसरो ने 36 उपग्रह जो है अंतरिक्ष में भेजे हैं। ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक उपग्रह, ये 36 उपग्रह जो है उसने अंतरिक्ष में भेजे हैं, और ये वाणिज्यिक था, भारत का पहला वाणिज्यिक था। चलिए,
हाल ही में डीआरडीओ के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में नौसैनिक संस्करण में ने भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक पोत पर अपनी सफल लैंडिंग की है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य पर। अगला देखें, हाल ही में खबरों में रहा संत किससे संबंधित रहा? तो जो संत है वो टैंक रोधी मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, टैंक जो संत होते हैं वो उन पे किसी चीज का असर नहीं करता है, तो टैंक रोधी मिसाइल है संत। ध्यान रखिए। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताना है, तो कौन सा है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण? तो ध्यान रखिएगा, जो चीज पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाए वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे पानी में अगर चीनी को घोला जाए तो फिर इनका एक दूसरे से पृथक्करण करना जो है संभव है, किया जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी और चीजें जो है जैसे मोमबत्ती का जलना, पानी में ऑप्शन गलत लग गया, डी है ये है ना, पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी को चीनी से अलग किया जा सकता है, या यूं कहिए चीनी को पानी से अलग किया जा सकता है। लेकिन दूध जब एक बार फट गया या दही बन गया तो उसको पुनः दूध नहीं बनाया जा सकता, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, मोमबत्ती जल गई तो वह रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम जो होता है, ऑप्शन डी, पोटेशियम जो होती है वो सबसे क्रियाशील धातु होती है, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? तो मछली हमें बताना है कौन सी है, तो ये जो समुद्री घोड़ा है यही वास्तविक मछली है, बाकी ये सब जो दिख रही हैं वो मछली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कीट जो है वो ऑप्शन बी, मकड़ी नहीं है, मकड़ी नहीं है, बाकी सारी जो ऑप्शन ए सी ई ये सारी जो है कीट है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये कीट जो है ये क्यों मकड़ी जो है वो क्यों कीट नहीं है, और ये जो खटमल है, मच्छर है, ये क्यों कीट है? इनमें मैं हिंट देता हूं, इनमें पैरों के आधार पर कुछ विभेदीकरण है, वो आप हमें बताइएगा कितने पैर, कैसे, क्या, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, डीएनए, अच्छा ये चीज बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, क्या इसको कंटिन्यू किया जाए, आगे भी इसी तरीके से बढ़ाया जाए? इसमें कोई संशोधन का अगर आप सुझाव देना चाहें तो आप सब आमंत्रित हैं, बताइएगा कि इसमें कुछ संशोधन करना है, तो संशोधन के साथ भी हम आपके पास आएंगे, ताकि आपका जितना बेहतर हो सके उतने बेहतर तरीके से आपका जो है मदद हम कर सकें। चलिए, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है? तो प्रोटीन के लिए डीएनए का कौन सा भाग सूचना प्रदान करता है? तो वो है जीन। कौन सा है? जीन, ऑप्शन डी, जीन। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस कहते हैं, आप जानते ही हैं। ईस्ट और मशरूम, ये क्या है? तो ये फफूंद है, ऑप्शन सी, फफूंद है, ईस्ट और मशरूम। नेक्स्ट देखें, जीवों में अनुवांशिकी लक्षण संतान में लाए जाते हैं। तो जीवों में अनुवांशिक लक्षण जो है वो संतान में किसके माध्यम से लाए जाते हैं? तो ये लाए जाते हैं क्रोमोसोम के माध्यम से। किसके माध्यम से? क्रोमोसोम के माध्यम से। शरीर की में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहां पे भंडारित रहता है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, यकृत में भंडारित होता है। आमाशय की बात कर लें तो आमाशय में पेप्सिन नामक जो है एंजाइम निकलता है, पेप्सिन, और आमाशय से ही HCl भी निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आमाशय से ही निकलता है। अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत को दे देता है। नेक्स्ट है पित्तपिंड। तो पित्त रस जो है, पित्त रस ध्यान रखिएगा, यकृत से स्रावित होता है। कहां से? यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। अगला देखेंगे, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के योग से निम्नांकित रोग हो जाता है। तो किसका हो जाता है? तो ये बेरी रोग हो जाता है। जो पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं तो उससे बेरी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी घेंघा जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, और वर्णांधता जो है ये अनुवांशिकी विकार है, और इसी अनुवांशिकी विकार से ये वर्णांधता होता है। चलिए, नेक्स्ट है
निदेशक मंडल का सृजन किया गया था? तो किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या चार्टर एक्ट के तहत निदेशक मंडल का सृजन किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी या बी कह लीजिए, ऑप्शन बी या सी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब बाकी चार्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए और उसे प्रशासनिक अधिकार सौंप दिए गए। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ? तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। किसमें? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखें खासियत क्या थी? तो इसमें क्या था कि नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों तथा जो कर्मचारी थे उनके वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे, ऐसा फिक्स कर दिया गया 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट है संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आप देख लीजिए, इसका जो है पहला है संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थे, बिल्कुल सही है। अगला है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर थे, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू थे, न कि बी.आर. अंबेडकर। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को नहीं जो है स्वीकार किया गया, बल्कि 22 जुलाई को स्वीकार किया गया था। कब? 22 जुलाई को। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे, ये सही है, ये सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए संसद की शक्ति के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या नहीं आता? पहला चीज राज्यों का नाम बदलना, यह आता है, यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही है। साथ ही किसी राज्य की सीमाओं को बदलना, यह भी आर्टिकल 3 के तहत ही किया जाता है। अगला है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना या घटाना, यह भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। लेकिन नए राज्यों की स्थापना करना जो पहले से भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं थे, यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 2 के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई थी? तो ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं ली गई थी, यह हमको बताना है। तो देखेंगे संघीय तंत्र, ऑप्शन ए देखिए, संघीय तंत्र ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। बाकी संसदीय शासन, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता ये ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से संसदीय शासन की विशेषताएं हैं। तो इनमें से संसदीय शासन की विशेषताएं बतानी है कि कौन सी हैं। तो देखिए ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि संसदीय शासन की विशेषता आपको मालूम होनी चाहिए। डेफिनेटली हम बता देते हैं आपको, ऑप्शन इसका ई है, लेकिन ये आपका होमवर्क है। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं संसदीय शासन की होती हैं। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद का प्रवर्तन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता? तो ये अनुच्छेद 20 और 21, इन दोनों का प्रवर्तन जो है वो निलंबित नहीं होता है। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका जो है निलंबन हो जाता है। नेक्स्ट, बी.आर. अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा माना है? जो संविधान का हृदय और आत्मा जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को माना है, और ये आर्टिकल 32 के तहत आता है। आर्टिकल 32 के तहत जीवन का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश अशोक मेहता कमेटी ने की थी, अशोक मेहता कमेटी। और अशोक मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था? तो ये 1977 में हुआ था, 1977 में।
बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में देख लीजिए, तो इसका गठन जो है ना 1956 में हुआ था। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन 1956 में हुआ था और 57 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1957 में, और लागू इसको 1 अप्रैल 1958 से कर दिया गया था। अब देखिए जीवीके राव कमेटी, तो जीवीके राव कमेटी का गठन 1985 में किया गया था, 1985 में, और ये प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। सरकारी आयोग देख लीजिए, तो सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था, 1983 में, और ये जो है केंद्र राज्य संबंधों के बीच शक्ति के संतुलन के संबंध में गठित की गई थी, केंद्र राज्य के शक्तियों के संबंध में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार ने किस वर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 2015 से 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जहां भी संघीय आ जाए वहीं आप उठा के मार देंगे, जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट है सरदार पटेल के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए, तो प्रांतीय संविधान समिति जो थी ना, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर थे। और जेवी कृपलानी क्या थे? तो जेवी कृपलानी जो मौलिक अधिकार से संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष तो सरदार पटेल थे, लेकिन मौलिक अधिकार से संबंधित उप समितियां थीं, तो उस उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो जेवी कृपलानी थे। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता, सभी के लिए एक कानून, ये आर्टिकल 44 कहता है। 42 के बारे में देख लें, अनुच्छेद 42 के बारे में। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा, और साथ ही में प्रसूति सहायता। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 42 कहता है काम की न्याय संगत व मानवोचित दशा, साथ ही प्रसूति सहायता। आर्टिकल 43 क्या कहता है? यह कहता है कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन आर्टिकल 43 में दिया गया है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? तो जो मूल रूप से आर्टिकल 45 था उसमें तो आप पता ही है, आपको संशोधन हो चुका है, और अभी जो नया इसमें क्लॉज जोड़ा गया है आर्टिकल 44 में, वो कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पोषण और शिक्षा संबंधी अधिकार ये राज्य का दायित्व होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें पूछ रहा है कि गोवा दमनदीव भारतीय संघ में शामिल किए गए किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो इसमें देखिए 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से गोवा दमनदीव भारतीय संघ में शामिल किए गए। और 11वां संविधान संशोधन देख लीजिए, तो इसमें क्या है? 11वां संविधान संशोधन में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान में परिवर्तन किया गया था। 13वां संविधान संशोधन 1962 में क्या हुआ? तो इसमें ही हुआ कि नागालैंड जो है उसको राज्य का दर्जा दिया गया 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से गोवा दमनदीव जैसे राज्यों को विधान पालिका व मंत्रि परिषद की स्थापना का अधिकार दिया गया 14वां संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस कॉप में की गई थी? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना जो की गई थी वो 16वां कॉप 16 में की गई थी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून में स्थित है, देहरादून में। नेक्स्ट देखेंगे, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो हरियाणा में है, हरियाणा में। गुजरात में जंगली गधा अभ्यारण्य है। कौन सा? जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में देखें तो बखीरा अभ्यारण्य है।
अभ्यारण्य वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी हाईलाइटेड रहे हैं, न्यूज में जो रहे हैं हाल फिलहाल में, उन्हीं अभ्यारण्य की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो गुजरात में जंगली गधा अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में बखीरा अभ्यारण्य और लद्दाख में चौंगथोंग अभ्यारण्य है। नेक्स्ट देखें तो निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा जो है वो फॉकलैंड की जलधारा है। तो पहली चीज तो इसमें देखिए, जो 4 जलधाराएं दी हुई हैं, ये चारों अटलांटिक महासागर की ही जलधाराएं हैं। और जब चारों अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं और ये ठंडी जलधारा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये तीनों गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा, इर्मिज और ब्राजील, ये तीनों जलधाराएं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पूर्व और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बनाती है? तो इसमें देखिए आप, नीलगिरी की जो पहाड़ी है ना, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल के रूप में पहचानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेंटल एवं कोर को अलग करती है। तो कौन सी असंबद्धता है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो मेंटल और कोर है उनको अलग करती है? तो इसमें देखिए, जो गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग मेंटल और कोर को पृथक करती है। कोनरेडो की बात कर लें तो कोनरेडो जो सबसे ऊपरी परत है, तो क्रस्ट में भी जो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट है, इन दोनों को विभाजित करती है कोनरेडो असंबद्धता, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को। मोहो असंबद्धता की देख लें तो मोहो असंबद्धता ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक असंबद्धता के रूप में कार्य करती है, मोहो असंबद्धता। लेहमैन देख ले तो लेहमैन असंबद्धता जो है ये बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, इन दोनों के मध्य में विभाजन का कार्य करती है लेहमैन असंबद्धता। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से मुख्य प्लेट नहीं है। तो कौन सी है जो मुख्य प्लेट नहीं है? तो देखिए, अफ्रीकन प्लेट मुख्य प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट ये भी मुख्य है, और भारतीय प्लेट जो है ये भी प्लेट मुख्य प्लेट है। लेकिन जो फिलीपींस प्लेट है ये मुख्य प्लेट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, डेकेंसबर्ग पर्वत अवस्थित है। तो डेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? तो डेकेंसबर्ग पर्वत जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। यूएसए में कौन सा है? तो यूएसए में मैकिनले पर्वत है, फेमस है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट फेमस है। और फ्रांस में देखें तो फ्रांस में पिरिनी पर्वत जो है वो प्रसिद्ध है, पिरिनी पर्वत। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए, कुछ राज्य दिए हुए हैं, उनका गठन दिया हुआ है और उन्हीं को क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि गठन का वर्ष क्या है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये 20 जनवरी 1971, 20 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ। गुजरात की बात करें तो गुजरात 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का गठन 1975 में हुआ, 16 मई 1975, 16 मई 1975 में सिक्किम का गठन हुआ। तो आप खुद मिला लीजिए, 71 में हिमाचल प्रदेश, 60 में गुजरात और 87 में अरुणाचल प्रदेश और 75 में सिक्किम। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जलडमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? तो मलक्का जलडमरू मध्य जो है ना वो किसको किसको जोड़ता है? तो हम देखेंगे, लाल सागर और अरब सागर के बीच में जो है वो स्वेज नहर है। कौन सा है? स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर के बीच में। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य में क्या है? तो यही है मलक्का जलडमरू, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित पर्यावरणीय सम्मेलनों को उनके द्वारा आयोजित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं, देख लेते हैं कौन सा कन्वेंशन कब हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन 1985, 1985 में वियना कन्वेंशन होता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये
16 सितंबर 1987 को होता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और बेसल कन्वेंशन देखिए, तो बेसल जो है 1989 में बेसल कन्वेंशन होता है, और वान कन्वेंशन देखें तो ये 1983 में होता है। बेसल वान कन्वेंशन 1983 में होता है, 1983 में। तो सबसे पहले देखिए वान कन्वेंशन हो रहा है 1983 में, दूसरे में वियना कन्वेंशन 1985 में, और तीसरे पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, चौथे पे 1989 में बेसल कन्वेंशन संपन्न हो रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, दून संरचना हिमालय के किस भाग की विशेषताएं हैं? तो वो दून जो संरचना है ना, वो हिमांचल और उत्तरांचल हिमालय जो है उनके मध्य में जो है कि ये संरचनाएं हैं। किसके? हिमांचल और उत्तरांचल के मध्य की। हाल ही में वन गुर्जर खानाबदोश जनजाति सुर्खियों में रही, ये मूल निवासी है कहाँ की? तो ये उत्तराखंड की मूल निवासी है। वन गुर्जर खानाबदोश जनजाति ये उत्तराखंड की मूल निवासी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्र नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? तो ये कौन सा है? तो यह है अचान कुमार अमरकंटक। ठीक, अचान कुमार अमरकंटक ये जो है ये 3 नदी तंत्र नर्मदा, जोहिला और सोन नदी उद्गम का स्रोत है। अब इसमें देखिए कि अब सब देख लेते हैं कि पंचमढ़ी कहाँ है। तो पंचमढ़ी एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अगस्त्यामलाई कहाँ है? तो अगस्त्यामलाई केरल और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। सिमलीपाल कहाँ है? तो सिमलीपाल ओडिशा में है, ओडिशा में। अचान कुमार कहाँ है? तो अचान कुमार जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण हुई है? तो ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण किस संस्था की स्थापना हुई है? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्व बैंक की स्थापना। विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पे हुई है। तो ये कब हुई? तो जुलाई 1944 में, 1944 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, 1944 जुलाई। विश्व व्यापार संगठन तो WTO की स्थापना कब हुई? ये 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना हुई, 1995। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1971 में WEF की स्थापना हुई है। और WHO की स्थापना कब हुई है? तो ये 1948 में हुई है, 1948 में WHO की स्थापना हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इक्विटी प्रवाह में कौन सा देश शीर्ष सोर्सिंग देश रहा है? तो इसमें देखिए आप, सिंगापुर जो है वो सबसे शीर्ष सोर्सिंग देश रहा है इक्विटी प्रवाह में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। नेक्स्ट देखेंगे, SOF यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये जो है ना, ये दूर संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये विधि आयोग है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को चुना गया है। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो कौन सा खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो यह प्राकृतिक गैस, बाकी बॉक्साइट है, यूरेनियम है, लौह अयस्क है, ये तीनों जो हैं और खनिज के रूप में जो वर्गीकृत हैं, प्राकृतिक गैस नहीं है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड रहा। यहाँ की जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो रही वो ऋणात्मक रही, माइनस में रही। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस में रही? तो मेघालय में रही। सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय में रही। कितनी रही? तो 27.95% रही मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है?
तो ये जो है 6.4% रहने का अनुमान है। 6.4% राजकोषीय घाटा जीडीपी का रहने का अनुमान है। अब केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 400 ट्रेनें चलेंगी। केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के तहत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो ये 60,000 करोड़ रुपए हर घर नल से जल योजना के तहत आवंटित किया गया है। 60,000 करोड़। इनमें से किसने सर्वप्रथम गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? तो ये मोहम्मद यूनुस थे। ध्यान रखिएगा, गरीबी निवारण के लिए स्वयं सहायता समूह के विचार को सबसे पहले मोहम्मद यूनुस ने दिया था। आप कमेंट करके बताइएगा मोहम्मद यूनुस थे कहां के। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं है। तो थोक मूल्य सूचकांक के सूचकांक में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये देखिए, सेवाएं जो सर्विस सेक्टर है वो इसमें शामिल नहीं है, सेवाएं इसमें शामिल नहीं है। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः क्या दर्शाती है? तो जो बैंक दर में वृद्धि है वो क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाती है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रही है। अगर बैंक दर में वृद्धि हो रही है तो इसका अर्थ यही है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन से हैं? तो इसमें देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो नए उद्योग को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी जोखिम पूंजी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, तारपोर कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तारपोर समिति का संबंध किससे है बताना है। तो यह है पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। ठीक है, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से तारपोर समिति का संबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय खस दर्शन का भाग नहीं है? तो इसमें देखिए, भारतीय खस दर्शन का भाग लोकायत और कपालिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शैव संप्रदाय की एक शाखा है। अब देखिए मीमांसा के बारे में। मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी है। वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य को माना जाता है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद को माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल को माना जाता है और योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को माना जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है। तो कौन सा है जो जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है? तो वह है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है, बाकी ये अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ये सम्मिलित हैं। अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से संबंधित है, जैनियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी को जानते हैं, ईवी रामास्वामी को। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म का उल्लेख किया गया है? धम्म का उल्लेख, तो ये जो है अशोक के चतुर्थ शिलालेख में धम्म का उल्लेख किया गया है। और तीसरे शिलालेख में क्या है? तो तीसरे शिलालेख में कहा गया है कि राजकीय अधिकारी प्रत्येक 5 वर्ष पे दौरे पे जाएंगे। ये तीसरे शिलालेख में बताया गया है। सप्तम शिलालेख में, तो सप्तम और अष्टम शिलालेख में तीर्थ यात्रा संबंधी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, 12वें शिलालेख में क्या है? तो 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्र की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। किसकी? स्त्री महामात्र की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की तुलना वात्स्यायन के कामसूत्र से की जाती है? तो ध्यान रखिए, पहली चीज तो कि वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र, और इसका तुलना किससे की जाती है? तो इसकी जो तुलना है वो की जाती है मणिमेखला से।
मणि मेखला से। और मणि मेखला किसकी रचना है? तो ये है शीतलय सलार की। किसकी ये रचना है? शीतलय सलार की रचना है। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि ये है तिरुक देवर, तिरुक देवर की रचना है। और शिल्पाधिकारम किसकी रचना है? तो शिल्पाधिकारम इलिंगो अदिगल की रचना है, इलिंगो अदिगल की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी विहित किया? तो सिकंदर ए सानी के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को विहित किया है। बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। जलालुद्दीन जो है ये 1290 में गद्दी पे बैठा और इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी देखेंगे तो सिकंदर लोदी ने गुरुमुखी जो है गुलरुखी शीर्षक से जो है कविताओं का संकलन किया है। किसका? गुलरुखी शीर्षक से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये मक्खली पुत्र गोशाल है, जानते ही हैं आप। अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो अमुक्त माल्यद जो है वो कृष्णदेव राय की रचना है, कृष्णदेव राय की। नेक्स्ट है गजबेडकर की उपाधि किसने धारण की? तो गजबेडकर की उपाधि जो है वो देवराय द्वितीय ने धारण की थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, आंध्र भोज की। नेक्स्ट है अकबर ने दीन ए इलाही धर्म नामक नया धर्म चलाया। तो दीन ए इलाही कब चलाया था उसने? तो ये 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया था उसने। हिंदू न तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह को तत्पर हो जाएं और न ही इतने निर्धन हो जाएं कि कृषि कर्म छोड़कर भाग जाएं। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का है, गयासुद्दीन तुगलक का ये कथन है। नेक्स्ट है अकबर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो अकबर के संबंध में कुछ तथ्य दिए हुए हैं, उन पे हमें विचार करना है। तो चलिए देखते हैं और असत्य कथन की पहचान करनी है। तो अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है। अकबर शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था, यह भी एकदम सही है। अकबर ने 1580 में नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया था। तो ये देखिए गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1580 में नहीं बल्कि 1584 ईस्वी में इलाही संवत की इसने जारी किया था। इलाही संवत अकबर ने 1584 में। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायबोस जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ किया, यह भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ना तो उस समय लॉर्ड डफरिन जो था वो भारत का वायसराय था, लॉर्ड डफरिन। तो अब देखिए इसका कार्यकाल क्या रहा। तो ये 1884 से 1888 तक 4 सालों तक रहा, 84 से 88 तक। रिपन का कार्यकाल देख लीजिए तो ये 1880 से 1884 तक रहा, 1880 से 1884 तक रिपन रहा, 84 से 88 तक डफरिन रहा। कर्जन का कार्यकाल देखेंगे तो ये 1899 से 1905 तक रहा, कर्जन 1899 से 1905 तक रहा। लॉर्ड बेलेजली का देखिएगा तो ये 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस के 16वें लखनऊ अधिवेशन के विषय में असत्य कथन हमें पकड़ना है। तो पहला कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 16वां अधिवेशन याद करिए ये कौन थे? ये थे अंबिकाचरण मजूमदार। इसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी नहीं थे बल्कि अंबिकाचरण मजूमदार थे। और एक कमेंट करके आप बताइएगा दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए, बिल्कुल सही है, इसी अधिवेशन में कराए गए थे। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया, बिल्कुल ये भी सही है। और इस अधिवेशन में उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच पुनः मेल हो गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज 1929 में लाहौर अधिवेशन, तो उस समय अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे।
अब देखेंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की जो है वो 3 बार जो है अध्यक्षता की है, 3 बार की है। तो सर्वप्रथम जो अध्यक्षता इन्होंने की है ना, वो कलकत्ता अधिवेशन 1986 में की थी, 1986 में। उसके बाद सॉरी 1986 बोल रहे हैं, 1886 में की थी। तो जो पहली बार दादा भाई नौरोजी ने की थी वो दूसरी कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, और उसी में कलकत्ता अधिवेशन में 1986 में की थी। वो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1986 में। ये प्रथम बार दादा भाई नौरोजी ने की। उसके बाद फिर 1899 में, फिर 1906 में। इस तरीके से 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, याद होगा 1920 का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। इन्होंने भी सबसे पहले तो 1985 में बंबई में की थी। और ध्यान रखिएगा कि ये 85 की जो कह रहे हैं तो इसका पहली बार वाला वो मत मान लीजिएगा, दौरान समांतर रूप से चल रही थी इनकी भी। तो उसके बाद 1902 में अहमदाबाद में, फिर 1995 में पुणे में की थी। ठीक है, तो कांग्रेस की और जो है इंडियन नेशन की एक साथ समांतर रूप से जो है बैठक हुआ करती थी। काफ़ी समय तक ये बैठक हुई थी, आपको पता होगा। वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसी संविधान सभा की अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। अंबेडकर जी जो थे, ये जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था, किसने किया था? तो BR अम्बेडकर ने दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो जब राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो था ना, वो खाद्य एवं कृषि विभाग था। रक्षा विभाग किसके पास था? तो रक्षा विभाग था बलदेव सहाय, उनके पास बल था तो उनको दे दिया गया रक्षा विभाग, बलदेव सहाय। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल किसके पास था? तो विदेश मामले किसके पास हो सकता है? स्वयं नेहरू जी के पास, जवाहरलाल नेहरू के पास। अब वित्त विभाग किसके पास था? तो वित्त विभाग जो था वो RK खष्टमुखम शेट्टी के पास था। ठीक है, RK खणमुखम शेट्टी, ये वित्त विभाग था इनके पास। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। ये योजनाएं दी हुई हैं और गवर्नर जनरल दिए हुए हैं, उनका मेल करना है। तो देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो यही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए इसमें सारे ही गलत हैं, लग रहा है। कौन सा सही है आप ये देख लीजिए। तो इसमें साइमन लॉर्ड इरविन, हाँ ये सही है। दूसरा सही है, साइमन कमीशन और लॉर्ड इरविन, तो दूसरा डी विकल्प में है। साइमन कमीशन जब आया भारत में उस समय लॉर्ड इरविन थे। बाकी जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये कैनिंग के समय में आया था। और क्रिप्स मिशन जो था वो कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो है वो किसके समय में आया था? तो ये लिनलिथिगो के समय में आया था, न कि वेवेल के समय में। क्रिप्स मिशन लिनलिथिगो के टाइम पे आया था और कैबिनेट मिशन ये वेवेल के समय में आया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन लिनलिथिगो, कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट होगा, भौतिकी में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? किस कार्य के लिए दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 22 वाला क्लासिक फिजिक्स के लिए दिया गया था। ठीक है, तो क्लासिक फिजिक्स के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। और कमेंट करके आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से थे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जायद तलवार 2021 किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य हुआ है। अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 अगस्त को मनाया गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस
14 अगस्त। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयंबटूर में स्थित है, कोयंबटूर में। महाप्रणाय घाट समाधि स्थल किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। लोक नृत्य डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का है डांडिया। नेक्स्ट है, हर साल नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो नौसेना दिवस हर साल किस दिन को, किस तिथि को मनाते हैं? तो ये 4 दिसंबर को मनाते हैं। कब? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बोरलॉन्ग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये नाम से ही लग रहा है, नॉर्मन बोरलॉन्ग को जानते ही हैं आप। तो बोरलॉन्ग पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ओलंपिक में पदक कांस्य पदक पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो प्रथम भारतीय जो थी जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक पाया था वो है कर्णम मलेश्वरी। भारत में रजत क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो रजत क्रांति की जननी जो भारत में है वो इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी। थांगटा किस राज्य का प्राचीन मार्शल आर्ट है? थांगटा, तो ये मणिपुर का प्राचीन मार्शल आर्ट है, थांगटा मणिपुर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में विक्रम साराभाई को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य नहीं है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत जो है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आजादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल। निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, एससीओ के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को सांस्कृतिक एवं पर्यटन शहर घोषित किया गया है? तो यह है स्विट्जरलैंड। तो एक सेकेंड, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा वाराणसी। हाँ, वाराणसी है ना, तो वाराणसी हो जाएगा, ऑप्शन है सी, वाराणसी। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज सोल, तो इसके जो लेखक हैं वो है शशि थरूर, शशि थरूर। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहां संपन्न हुआ है? तो ये जनेवा में संपन्न हुआ है। और WTO की स्थापना कब हुई है? तो WTO की स्थापना 1995 में हुई है। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट है, किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये आशा पारेख हो जाएंगे, आशा पारेख, ऑप्शन सी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह है पीटी उषा, पीटी उषा। 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अब्दुल फत्ताह अल सीसी, अब्दुल फत्ताह अल सीसी। ये 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, अब्दुल फत्ताह अल सीसी, याद रखिएगा। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा हैं जिनको गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान की शुरुआत की है? तो नई चेतना पहल ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड जिसने नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है, भारत ने। ठीक है,
दिसंबर 2022 में। हाल ही में बीसीसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष जो है वो रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी। राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण जो है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जा रहा है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं? तो ये संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। अब ये मैथ का है तो इसमें हम आंसर में टिक लगा देते हैं, बता देते हैं आपको, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 11,760। आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा 34। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा? इसका 543 हो जाएगा। आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी 34। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा इस वाले 145 नंबर का? तो इसका 150 डिग्री। उस कोण का ये 146 का क्या हो जाएगा? 146 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए 72 डिग्री। 147 का क्या होगा? 147 का, इसका 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 148 का 1 सेकेंड, हाँ अब देख लीजिए, 148 का क्या होगा? तो इसका ए हो जाएगा। 49 का सी हो जाएगा। 50 का ए हो जाएगा। ये हो गए आपके पूरे टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ठीक लगती है, अच्छी लगती है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, आगे भी ये टेस्ट सीरीज जारी की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।